आइडिया बड़ा सिंपल है। इन फंड्स के पीछे कोई नैरेटिव नहीं रहती, कोई पर्सनालिटी नहीं रहती। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ऑब्जेक्टिविटी पूरी होती है, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती, बायसेस बिल्कुल नहीं रहती। बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप हिस्ट्री देखें, एक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज आउट परफॉर्म ऑल अदर एसेट क्लासेस। इंडिया में भी 13-14% का कैगर रिटर्न दिया है। एक सिंपल अप्रोच जो मुझे लगता है इफेक्टिव होगी कि जब भी लगे कि मार्केट में एक बड़ा टाइम या प्राइस करेक्शन है, कंबाइंड एक लंबे समय तक मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है या उसमें थोड़ा प्राइस करेक्शन है, ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स कैन लुक टू इंक्रीज द एसआईपी अमाउंट। बेसिकली सेक्टर या तो किसी सिक्लिकल सेक्टर में होते हैं या वो टिपिकली डिफेंसिव ओरिएंटेड सेक्टर रहते हैं। तो किसी भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको समझना पड़ता है आप एक इकोनॉमिक के बिजनेस साइकिल, मार्केट साइकिल में आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं, अगले 12 से 24 महीने में किस सेगमेंट में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स रिकवरी, वैल्यूएशन कैचअप कहाँ दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोड़ा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। और हमारे हर एपिसोड में वी गेट समवन रियली नॉलेजेबल, समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ ही ऐसे एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है मिस्टर आशुतोष भार्गव। तो मिस्टर आशुतोष भार्गव जो है इज द हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजर एट निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। उनको 26 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 17 साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिसर्च में बिताए हैं। वो निपॉन इंडिया के साथ 15 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। प्रायर टू दिस उन्होंने ही हैज वर्कड एज एन एनालिस्ट फॉर ओवर 2 years एट JP Morgan in their global economics team based out of Mumbai. Mr. Ashutosh Bhargav specializes in macro and rule-based investment strategies. Ashutosh has done his MBA in finance from NMIMS Mumbai. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Today we have Mr. Ashutosh Bhargav with us. So Ashutosh, let's immediately get started with the questions. So Ashutosh, अगर हम बात करें एक equity investor की, तो equity investors के लिए ना बहुत सारे variables होते हैं जिनको वो देखते हैं, right? And to understand कि portfolio में उनको कैसे returns मिल सकते हैं, and one such factor is the global economics. तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें जो पिछले कुछ महीनों से कम हो रहा है, but it is still higher than the desired levels. The IMF sees the world economy rebounding later this year, लेकिन बहुत सारी जो developing countries हैं, they could still see a recession. So what does this mean for Indian stock markets? So hi Namita. So there is no doubt कि इंडियन मार्केट का लिंकेजेस ग्लोबल मार्केट से काफ़ी स्ट्रांग है। लास्ट ईयर हमने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा अपने मार्केट में। दिस इज डिस्पाइट अ pretty bad market outcome for many markets or bear market also. So हमारा एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया एंड द रीज़न वाज आवर डोमेस्टिक डिमांड वाज डूइंग फार बेटर देन द ग्लोबल डिमांड। हमारे यहाँ उतने इंटरेस्ट रेट्स हाइक नहीं हुए, हमारे यहाँ उतना बड़ा कंसर्न नहीं था इन्फ्लेशन का। एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डीकपलिंग, दैट इंडिया हैज़ डीकपल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। अब फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, लोकल फ्लोज की वजह से अपना मार्केट चलता रहेगा। But now, for the last couple of months, what we are observing is that our market, Indian market, is actually underperforming the global market. थोड़ा एक कैचअप हो रहा है, जो एक हमारा बड़ा आउट परफॉर्मेंस जो आया पिछले 12 महीने में, सम ऑफ द लेगार्ड मार्केट्स लाइक चाइना एक्सेट्रा, फ्लोज वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं और हमारे मार्केट का जो एक वैल्यूएशन प्रीमियम जो ऑल टाइम हाई पे चला गया था, हम 100% प्रीमियम पे जो ट्रेड करने लगे थे वैल्यूएशन वाइज दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के सामने, उसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्स्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर परहैप्स बिहाइंड। इंटरेस्ट रेट्स का भी पीक नज़दीक है और उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये साल ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक ठीक ठाक साल रहता है जहाँ एक डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा मार्केट ब्रॉडली इनलाइन परफॉर्म करेगा ग्लोबल मार्केट से। तो अनलाइक लास्ट ईयर जहाँ एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया था, हमें वैसी उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए। Well, that's a good thing for investors then, राइट। and something which is positive.
सो मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं इन इंडिया, इट कुड बी डिवाइडेड एज एन एरा बिफोर एंड आफ्टर 2020. Okay, so there's been a large section of domestic investors, especially अगर हम youngsters की बात करें, जो equity market में participate कर रहे हैं through direct stocks या mutual funds. तो there was a time जब equity markets जब गिरती थी तो FIIs पैसा निकाल लेते थे, right, out from the country. लेकिन अब जो है domestic investors जो है every time there's an opportunity, domestic investors पैसा डाल रहे हैं. No doubt कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इफ यू लुक एट द स्पेसिफिक्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने करीब 6 मिलियन नए इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड किए हैं 2022, राइट। विच इज़ अ 20% ग्रोथ. ऑल्दो अगर हम 21 से कंपेयर करें तो 33% कम है. सो आपको क्या लगता है कि इन टाइम्स टू कम म्यूचुअल फंड्स डू दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया? अगर हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टोटल एयूएम है, आज बैंक डिपॉजिट जो मेनली एफडीज होती है, उसके सामने केवल 15% है। आज हमारी इंडस्ट्री की साइज 17-18 लाख करोड़ की है, वेर इन दिस बैंक क्रेडिट और बैंक डिपॉजिट इज 7 to 8 times लार्जर. तो डेफिनेटली देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर द कैचअप टू हैपन. जैसे जैसे इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है. And जैसा आपने बोला, म्यूचुअल फंड्स हैव आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू these all these efforts like म्यूचुअल फंड सही है एंड ऑल. इन सब का रिजल्ट ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड से पोस्ट कोविड दैट पीपल हैव रियलाइज दैट दिस इज ए वायबल ऑल्टरनेटिव. और शायद यही एक ऑल्टरनेटिव है जहां इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में रियल रिटर्न, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न है, वो पॉजिटिव मिलते हैं. तो आपका परचेजिंग पावर ना कि इंटैक्ट तो रहता ही है, पर शायद इसी में आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका परचेजिंग पावर सस्टेनेबली बढ़ सकता है. तो आई थिंक पीपल हैव रियलाइज इट एंड आई थिंक देयर इज नो टर्निंग बैक. मार्केट्स में अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट आई थिंक फ्रॉम स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग टू माई माइंड. वाओ, ब्रिलियंट. ओके. तो अब अगर हम थोड़ा सेक्टर्स और थीम्स के बारे में बात करें, इट इज़ ऑलवेज सेट कि एक सिलेक्टेड सेट ऑफ सेक्टर्स या थीम्स होते हैं दैट टेंड टू आउट परफॉर्म द रेस्ट एक गिवन पीरियड में, अगर हम बात करें तो, राइट. तो अगर हम 2022 की बात करें, कंजम्पशन फंड्स जो बेसिकली कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सर्विसेज, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं, दे आउट परफॉर्म डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स. तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो फंड्स हैं उनका इम्पैक्ट होगा अगर इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ तो? तो देखिए, यहाँ से ऐसा लगता है कि बहुत कोई क्लियर ग्रोथ इंजन नहीं है इकोनॉमी का. अर्बन सेक्टर में हम थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं, रूरल में सामने एक रिकवरी दिख रही है. केपेक्स में भी मिक्स्ड व्यूज़ हैं. सो बिटवीन केपेक्स और कंजम्पशन बहुत डिफ़िकल्ट है चूज़ करना. जैसा आपने बताया, कंजम्पशन ने बहुत अच्छा किया. रीओपनिंग के बाद काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने तेज़ी देखी, जैसे कि होटल्स हैं, ऑटोज़ है, ट्रैवल टूरिज़्म एक्सेट्रा, रिटेल. इन सब ने एक बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस आ चुका है. यहाँ इन्वेस्टर्स को सलाह रहेगी कि थीमेटिक फंड के बियॉन्ड एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर्ड करें. और यहाँ से एक क्लियर लीडरशिप हमें समझ नहीं आ रही है, बट ये क्लियर है कि मार्केट में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 15% हमको FY24 में दिख रही है. सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ FY25 में हमको दिख रहा है. और ये अक्रॉस सेक्टर्स है, बैंक्स, ऑटोज, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मैनी सेक्टर्स. तो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओनली वन सेक्टर विच हैज़ बीन अ विनर इन द लास्ट 1 year, एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर कर आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन इम्प्रूव देयर odds of outperformance or having a superior experience. ओके, ब्रिलियंट. आई मीन आई कंप्लीटली अग्री कि एक सेक्टर पे बेट करने की बजाय, क्योंकि सेक्टर्स जो हैं साइक्लिकल होते हैं, इट ऑलवेज मेक सेंस कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, राइट. सो जस्ट इन कंटिन्यूएशन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेक्टरल फंड्स जनरली टेम्पटिंग बहुत होते हैं, स्पेशली फॉर समवन जिसको मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, राइट. तो चाहे जी. वो आईटी या फार्मा हो इन 2020, या फिर कमोडिटी एंड एनर्जी सेक्टर इन 22, या फिर बैंकिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ 22, राइट. Right. तो
जो मार्केट savvy इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड यू थिंक do you think there's a what is the right time to exit from these funds to maximize your returns? और वो कैसे किया जा सकता है? How do we time ourselves in sectoral strategy? बेसिकली सेक्टर या तो किसी सिक्लिकल सेक्टर में होते हैं या वो टिपिकली डिफेंसिव ओरिएंटेड सेक्टर रहते हैं। तो किसी भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको समझना पड़ता है, आप एक इकोनॉमिक के बिज़नेस साइकिल, मार्केट साइकिल में आप एग्ज़ैक्टली कहाँ खड़े हैं। और अगले 12 से 24 महीने में किस किस सेगमेंट में आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स रिकवरी, वैल्यूएशन कैचअप कहाँ दिख रहा है। तो जैसा अभी हमको लग रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स दे आर लुकिंग बेटर डिस्पाइट रीसेंट आउट परफॉर्मेंस। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 12-24 मंथ्स में वो सेक्टर्स यहाँ अभी भी अच्छा करते रहेंगे। तो अगर किसी को थीमेटिक ओरिएंटेड बेट्स लेनी है, सेक्टर बेट्स लेनी है, तो सजेशन वुड बी टू गो फॉर बैंकिंग एंड इंफ्रा काइंड ऑफ सेक्टर्स वर्सेस से कंजम्पशन काइंड ऑफ सेक्टर्स। बिकॉज यहाँ अगर हम एक मिड साइकिल में हैं जहाँ सिक्लिकल रिकवरी यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है, उस कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ बेटर आएगी और वैल्यूएशन में भी थोड़ा कैचअप का स्कोप है। सो बट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू maneuvering between one thematic or sector funds to another. But then when do we decide when to exit? Like what would be like the right time कि हाँ अभी exit करना चाहिए इस fund से या इस sector से? सो बेसिकली सिंपल टूल है वैल्यूएशन। अगर आपको लगता है उस सेक्टर के वैल्यूएशन अगेंस्ट इट्स ओन हिस्ट्री या अगेंस्ट द मार्केट सिग्निफिकेंटली हाई प्रीमियम पे हैं, 20-30-40% प्रीमियम पे हैं वर्सेस हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, दैट इज अ टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अदर सेक्टर वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर मीन रिवर्जन। Okay, okay, understood. Fair enough. Okay. तो अब अगर हम ये देखें फॉर अ थर्ड ईयर इन अ रो, जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, दे हैव बीन वेरी फेवर्ड इन द म्यूचुअल फंड कैटेगरी, राइट? हमने देखा है देयर इज अ सडन बूम इन इन्वेस्टर्स वांटिंग टू इन्वेस्ट इन पैसिव फंड्स, स्पेशली इन 2022। तो आपका क्या व्यू है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड्स हैं, बट कैन वी इग्नोर एक्टिव फंड्स जिनमें हम अल्फा क्रिएट कर सकते हैं? सो ये क्लासिक डिबेट है बिटवीन एक्टिव वर्सेस पैसिव, एंड आई वांट टू नो योर व्यूज ऑन दिस। बेसिकली बोथ कैन कोएग्जिस्ट, दोनों का एक प्लेस है इंडस्ट्री में। डाइवर्सिफाइड फंड का चार्म आता है जब आप लोग देखते हैं ब्रॉडर मार्केट को। तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने लॉन्गर पीरियड में आउट परफॉर्मेंस बढ़ा दिया है ओवर द बेंचमार्क। ये सिमिलर आउट परफॉर्मेंस वी हैव नॉट सीन इन द लार्ज कैप स्पेस, जब मैनी फंड्स हैव फेल्ड टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। तो जो चार्म है अभी जो हम पैसिव का देख रहे हैं एट द बिगनिंग, obviously it would be in large cap benchmark or large cap indices, but active funds will always have a role in a country like India जहाँ 5,000 के ऊपर स्टॉक हैं। तो आप अगर एक सीरियस बॉटम अप रिसर्च करें और सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट में अनोमलीज ढूंढें, डेफिनेटली देयर इज पोटेंशियल टू क्रिएट अल्फा ओवर एंड अबव द बेंचमार्क इन ए फ्लेक्सी कैप kind of scheme and mid cap and small cap kind of scheme. I think active has a better role or major role to play over passive. In a more narrower, more larger kind of market caps, both will coexist and passive will definitely make more headways into that segment. बट लाइक यू राइटली सेड अर्लियर कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट? तो आई थिंक इसमें जी भी डू यू थिंक द स्कोप कि हम डाइवर्सिफाई कर पाए कि अपना बिल्कुल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एक्टिव में, थोड़ा पैसिव में, सो दैट वी आर बैलेंसिंग इट बिल्कुल आउट? अगर आप विजडम ऑफ द मार्केट और विजडम ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑफ द मार्केट पे बिलीव करते हैं जैसा मैं करता हूँ, तो ऑब्वियसली एक बेंच इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड would also give you very good experience over the medium to long term with obviously with much lesser cost. Sure, absolutely. Okay. अब थोड़ा गोल्ड की बात करते हैं. इट्स वन ऑफ दोज असेट क्लासेस जो बहुत फेवरेट है अमंगस्ट इंडियंस, एंड ये भी बोला जाता है कि गोल्ड इज नेगेटिवली कोरिलेटेड टू इक्विटीज, और ये हमने देखा है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. लेकिन दिस इज अ जनरल फेयर, अभी सबको पता है कि लग रहा है कि ग्लोबल रिसेशन होने वाला है, विच इजंट नेसेसरली गुड न्यूज़ फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स, राइट? तो क्या ये सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? एंड यू नो, गोल्ड प्राइसेस अगर हम इंडिया में देखें तो दे आर एट एन ऑल टाइम हाई राइट नाउ.
तो जी। जब गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, शुड इन्वेस्टर्स स्टिल लुक एट गोल्ड ईटीएफ्स? देखिए, गोल्ड को एक ओवरऑल एसेट लोकेशन में एक इंश्योरेंस की तरह देखना चाहिए कि ये जी। मेनस्टे नहीं है, बट जब कुछ नहीं चल रहा होगा तो इस इससे हमें एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। अ, हम अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो डेफ़िनेटली जितना मनी प्रिंटिंग हुई है दुनिया में, और सेंट्रल बैंक्स जितना डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पूरे एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, ऑब्वियसली एक गोल्ड एक अल्टरनेटिव करेंसी फॉर्म में, स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में एक ऑब्वियसली इसको एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। सेंट्रल बैंक्स आर accumulating more and more gold in their own reserves also। हमने एक हिस्टोरिकली देखा है कि जब कभी भी यूएस फेड का जो टाइटनिंग साइकिल जहाँ से ख़त्म होती है, उस पॉइंट से गोल्ड एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप और मैं बिलीव करते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल अभी यहाँ से कुछ महीने दूर ही है वो पीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से गोल्ड का एक अच्छा समय जो भी हम ऑलरेडी देखा है हमने पिछले 6 से 9 महीने में, हो सकता है दैट पीरियड कंटिन्यू फॉर लॉन्गर। सो माय एडवाइस वुड बी consider as a part of as an important diversification tool, but from a longer term perspective or a core part of your portfolio, it has to be equities, because this is where you will get logically get better sustainable return over the long period. So gold, use it as a hedge, or expect right kind of diversification benefit from it. So can you tell our investors or our viewers कि कितना percentage of our portfolio should be in gold? I mean, just It should approximately. not be more than 20% for anyone, I would say, because Okay. in general gold हमारे हाउसहोल्ड्स के पास इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा हमेशा रहता ही है। तो उसको फाइनेंशियल एसेट के तौर पे इंक्रीमेंटली ऐड करना और इसको बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में रखना, टू माय माइंड इज नॉट एडवाइजेबल। Understood. Fair. Okay. तो अब अगर हम थोड़ा large and mid cap funds की बात करें, what are हाँ जी। your views on these categories? So that's like the first question. We would like to know कि आपके हिसाब से large and mid cap funds investors को invest करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कैसे type के investors को जो है large और mid cap funds में invest करना चाहिए, large and mid cap funds? देखिए, काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ऑल प्रॉफिट पूल्स जो हम बोलते हैं या सेक्टर्स हम बोलते हैं, वो इन 250 स्टॉक्स में, जो 100 लार्ज कैप एंड 150 मिड कैप्स में, वो कवर हो जाता है। तो यू कैन प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट पूल्स, एंड दैट्स वेयर इट हैज़ एन एज ओवर ए प्योर लार्ज कैप फंड और अ प्योर मिड कैप फंड। Mid cap fund. टाइम टू टाइम हमने देखा है कि लीडरशिप चेंज होती रहती है बिटवीन मिड कैप एंड लार्ज कैप, and put together they give you more bigger canvas in terms of participating in much broader profit pool। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, लार्ज लिक्विड ऑप्शन है। टिपिकली इसमें illiquidity रिस्क नहीं रहती है, तो इन्वेस्टर इजीली आ सकते हैं। एज अ फंड मैनेजर इज वेरी इजी कैटेगरी टू kind of manage versus a small cap category or flexi cap category। and long term में obviously returns would be perhaps would be better than both mid and large cap if fund manager due to her or her skill is able to maneuver between at the right time between mid cap versus large cap and vice versa। ये अल्फा पोटेंशियल भी अवेलेबल रहता है इस काइंड इस तरीके की ऑफरिंग में, versus a pure large cap or a mid cap fund। Understood. Okay. Okay. So this is a fund that we can have a small portion of our portfolio. Definitely, I would say it can be a big part of the portfolio, because it gives you everything that you want from a diversified offering। Perfect. Okay. अब अगर हम बात करें तो SEBI has brought out some clarity in terms of ELSS products, right? Passive जी। ELSS procedures. तो अगर हम देखें तो should investors look at passive ELSS schemes over active ELSS schemes? क्योंकि अब अगर clarity है तो आपको लगता है कि passive ELSS funds में invest करना चाहिए? सेम ही एक्टिव और पैसिव की ही डिबेट है ऑनेस्टली। Yeah. सेम आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड जो एक फ्लेक्सी कैप नेचर का है, ELSS फंड, ऑब्वियसली माय बेट वुड बी ऑन दैट कि इट कैन जनरेट अल्फा ओवर एंड अबव मार्केट लाइक आवर्स,
ओवर एंड अबव द बेंचमार्क रिटर्न पोटेंशियल हमेशा अवेलेबल रहते ओके। हैं। बट एक अच्छी चीज़ है फॉर दोज कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स इन कैटेगरी विच इज़ अ रियली गुड कैटेगरी ELS है, जहाँ आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन है, रियल फोर्सफुली आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जहाँ हो जाती है, विच इज़ द राइट अप्रोच टू कीप मनी फॉर द लॉन्ग टर्म। आई थिंक इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, whichever AMCs would opt for it would give another option to our investors. But if I think it's very early days to judge how these ELSS fund would perform, because ये typical एक benchmark fund नहीं है या ETF नहीं है। इसमें अल्टीमेटली क्या जाता है इन ETFs में, क्या इनके बेंचमार्क वगैरह बनते हैं, दैट वी हैव टू सी। आई थिंक स्टिल अर्ली डेज, आई डोंट थिंक देर आर मैनी passive options available, but going forward both can coexist, like ETFs are coexisting with active funds. And like you rightly said in the past question कि आप पैसिव में जो थोड़ा एलोकेशन कर रहे हैं वो शायद आप पैसिव ELSS में कर सकते हैं। डेफिनेटली। ओके। तो अगर हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, कंसिडरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ELSS राइट नाउ, जनरली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एंड सम ऑफ देम आल्सो अलाइन टुवर्ड्स आवर रिटायरमेंट, राइट? तो चाहे हम EPF, PPF जो ऑब्वियसली टैक्स फ्री इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। तो ELSS जो है is one of those best tax saving investments in section 80, Absolutely. right? So do you think that is the case? तो as investors अगर हम 80C में हमें इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ ELSS में करें? If not, how can we create our 80C investments? And अगर ELSS में करें तो क्यों करें? बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप हिस्ट्री देखें, इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज़ आउट परफॉर्म ऑल अदर एसेट क्लासेस। इंडिया में भी 13-14% का कैगर रिटर्न दिया है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में आपने ऑड्स को इम्प्रूव करना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, आई थिंक दैट इज़ द ओनली एसेट क्लास, लार्ज लिक्विड एसेट क्लास। Yes, it will have its up and down. Equity is a cyclical asset class. But ELSS में, as all of us are aware, you come in for minimum of 3 years. And if you start early in your ELSS, keep for a longer period, I think that discipline and the wonder of compounding itself can give you a very good experience and outcome over the long period, because because equity does compound and compounds beautifully. My suggestion would be, if you are looking for, ATCC related investments, ELSS to me becomes a no-brainer. अच्छा, एक दो तीन आप ELSS चुने. If you want to diversify in terms of 1 to 2, 3 ELSS, but no point, particularly for early investors, to go for anything else but equities and but ELSS, to my mind. But Ashutosh, one thing which is really surprising is that जब मैं इन्वेस्टर से भी बात करती हूँ, right? जी। What they say is कि ELSS में हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकाल लेंगे क्योंकि वो लॉक इन है 3 साल का। एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा ELSS फंड से निकाल लेते हैं 3 साल के बाद। what should you tell them? Both of us know the answer, but I want you to tell कि ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहिए? बड़ा सिंपल है। I mean, there have been research which have been conducted. I mean, time in the market is the most powerful thing. So simple investor awareness that just because 3 साल का लॉक इन खत्म हो रहा है, you don't get out from the perhaps the best possible asset class that you have. And historically काफ़ी स्टडीज़ हैं, इसमें ये पाया गया है कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करके भूल गए थे, was or for variety of reasons, those investors have made maximum wealth and maximum compounding returns versus the investors who try to time market. So it's always good to have a product like ELSS जहाँ आप 3 साल तक के लिए तो बने हुए हैं, but my advice would be that let the compounding continue and don't get out of it just because the lock-in is smaller and it's over. Absolutely, sure, thank you. Okay, so along with passive funds, index funds, ETFs, we have also seen a surge in another category, which is beta and quant funds category, right? So basically, a quant fund वो होता है जिसमें fund manager simply एक
मॉडल पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करते हैं बेस्ड ऑन द हाँ एल्गोरिदम और प्रोग्राम विच इज एलिमिनेटिंग द ह्यूमन बायस। जी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो क्वांट फंड्स इंडिया में उतने फेमस नहीं है, स्पेशली अमंग्स द मासेस। सो शुड वी कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दीज? तो ये जो क्वांट फंड्स होते हैं, क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कितना एलोकेशन करना चाहिए इन आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो? सो as investors, tell us a little bit about quant funds and the strategy we should adopt. बेसिकली क्वांट फंड का रूल बड़ा सिंपल है। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। जो टाइम टेस्टेड रूल्स हैं रिलेटेड टू वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आप इन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके एक एल्गो बना के आप इसको एक पीरियोडिकली रीबैलेंस करके आप आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है। इन फंड्स के पीछे कोई नैरेटिव नहीं रहती, कोई पर्सनालिटी नहीं रहती। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ऑब्जेक्टिविटी पूरी होती है, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती, बायसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो वैसे इन्वेस्टर्स जो नैरेटिव्स में नहीं फंसना चाहते हैं, जो पर्सनालिटी चेंज नहीं करना चाहते, परफॉर्मेंस चेंज नहीं करना चाहते, एंड दे वांट टू ट्राई समथिंग विच हैज़ वर्कड वेरी वेल ग्लोबली, ये उन सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है जो अपना ओवरऑल एसेट लोकेशन में अब 5 to 10% इस तरीके की ऑफरिंग्स में ट्राई कर सकते हैं। बट एज आई सेड, यू नो, देर बिकॉज इसमें कोई एक स्टोरी या नैरेटिव नहीं रहता, टिपिकली इन फंड्स की अट्रैक्टिवनेस को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। So you have to understand the thought process which goes behind the model, whichever quant fund we are talking about. If you are convinced that the fund manager, the way he or she is explaining about the process, and you yourself have the process orientation in your asset allocation approach, I think these kind of offerings would attract very select kind of niche kind of audience. But I think it's an infancy, and लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका जो प्रिविलेंस है वो हमें लगता है बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है एज रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर रिलेटिवली न्यू इनटू द मार्केट, जो अभी थोड़े एमेचर हैं, शायद वो इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। शायद वो नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनके लिए स्टोरीज, नैरेटिव्स, पर्सनालिटी शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। वो सही भी है, एक बार वो इक्विटी में एलोकेशन शुरू करें, ओवर टाइम जैसे जैसे इन्वेस्टर मैच्योर होता है, दे कैन लुक इनटू, लाइक पीपल लुक इनटू अदर थीमेटिक प्रोडक्ट्स लाइक सेक्टोरल प्रोडक्ट्स। क्वांट फंड आर अनदर थीमेटिक ऑप्शन व्हिच आर नाउ अवेलेबल इन आवर मार्केट। ब्रिलियंट, ओके ओके। तो जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर हो रही हैं, हम अलग अलग स्टाइल ऑफ फंड्स को भी देख रहे हैं, राइट? सो वन सच स्टाइल इज द मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करें, वो इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है। सो डू यू थिंक दिस इज गुड फॉर मोमेंटम फंड्स? आई मीन, इज इट अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम फंड्स? और जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, Maybe you could explain a डेफिनेटली little bit about momentum funds as well, and then जी। tell us. बेसिकली मोमेंटम फंड्स टिपिकली वो फंड होते हैं जो विनर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, 12 मंथ हाई पे है, दे चूज फ्रॉम दोज विनर सेट, और जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं वो उनमें से निकल जाते हैं। टिपिकली दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी इफेक्टिव, बट इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव बिकॉज हमें सिखाया जाता है बाय लो एंड सेल हाई। यहाँ पे यू आर एक्चुअली, विच एवर स्टॉक इज करेक्टिंग, यू आर सेलिंग इन, यू आर continuously finding winning ideas which are already performing well. तो उसमें आइडिया यही रहता है कि it's not very intuitive, it's just the opposite of value investing or contrarian investing. So it's not very appealing to a large set of investors. But in terms of effectiveness, I think this is very very effective way of managing. इसमें आपको ये नहीं सोचना, इसमें फंडामेंटल रिसर्च में जितने सारे वेरिएबल हमें समझने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं, वो सब नहीं करना पड़ता है। ये एक सिंपल तरीके से हो सकती है। टिपिकली इन्वेस्टर्स इसको एक लार्ज टू मिड कैप मोमेंटम ऑफरिंग्स हैं उसमें ट्राई करें, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है लिक्विडिटी का। आप इस बिकॉज मोमेंटम फंड्स में चर्निंग ज़्यादा होती है रीबैलेंसिंग के थ्रू, आप इसमें बहुत इलिक्विड स्टॉक्स नहीं ले सकते हैं, और आपको ये नहीं पता रहता कि आपने आज जो स्टॉक लिया है वो कितने दिन तक उस फंड में रहने वाला है। तो because of that, I think many strategies don't succeed.
Investors can definitely look into momentum strategies to my mind. इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है across markets. For many decades, these funds have performed very well. And as I said, people are just warming up to the idea of momentum investing because हम सबको value investing ही सिखाई गई all this while. So people will, as people mature or investor community mature, I think people will be more embracing to strategies like momentum strategies. I'm pretty hopeful and very positive about this approach. But like I asked, do you think first-time investors should invest in momentum funds? They can, but again, as I said, it may not be too appealing for them to start with. जैसा क्वांट फंड में होता है वैसे मोमेंटम फंड में होता है, कोई नैरेटिव या पर्सनालिटी का इनमें रोल नहीं है. तो इफ देयर नो नैरेटिव एंड पर्सनालिटी, टिपिकली यू डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज स्कीम. बट a very very hardcore objective way of managing money and be with the winners, have trend as your friend. I think these are the motto behind these kind of strategies, and they are mighty effective to my mind. Okay, okay. This was one strategy that I had not considered much, but I think now that you are saying I should consider momentum funds. Thank you. Yeah. ओके तो अब अगर हम थोड़ा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करें, लाइक आई सेड देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर्स हो गए, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दोज. लेकिन देर आर सर्टन फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन, राइट, staying invested for long term and so on. And I truly believe that we should focus on these controllable factors, क्योंकि जो कंट्रोल में नहीं हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो. So Absolutely. one such controllable factor is systematic investment plans और SIPs. जी. बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना जो SIP अमाउंट है ना वो बढ़ाते नहीं हैं. दे कंटिन्यू विद द सेम SIPs. अगर उनको सैलरी हाइक मिल रहा है तब भी दे कंटिन्यू विद द सेम SIP अमाउंट. तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? एंड मान लीजिए आपको बोनस मिला है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, राइट? सो कैन यू जस्ट गिव अस दो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स टू मैनेज आवर SIPs इन अ मच मोर इफेक्टिव वे? एक सिंपल अप्रोच जो मुझे लगता है इफेक्टिव होगी कि जब भी लगे कि मार्केट में एक बड़ा टाइम या प्राइस करेक्शन है, कंबाइंड एक लंबे समय तक मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है या उसमें थोड़ा प्राइस करेक्शन है, ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स कैन लुक टू इंक्रीज द SIP अमाउंट, because this is where it will help you when market eventually recovers and mean reverts. Typically, when markets are at all-time high and markets are, looking expensive, that is perhaps not the time to increase allocation in general, either lump sum or increase your SIP allocation. But एक डाउन मार्केट में, और जो एक मार्केट में ये फेजेस आते रहते हैं, दिस इज वेयर कॉन्शियसली एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर शुड लुक to increase SIP amount, because you will never be able to catch perfect bottom. None of us know, right, about the markets being an uncertain entity, but we know when markets are in correction they will mean revert, and in the interim, if in that period of uncertainty, in a downward period, if you increase allocation, your ultimate CAGR, return CAGR, once things normalize, they look very good. In fact, हमने लास्ट 12 महीने में भी देखा है फंड्स मार्केट वहीं का वहीं है एक साल में, बट जिन्होंने SIP रूट से इन्वेस्ट किया उनका IRR, उनका कैगर, जो IRR हम निकाल रहे हैं, ऑल्दो एक साल में छोटा पीरियड में देखना नहीं चाहिए, बट दैट एक्सपीरियंस, दी IRRs आर मच बेटर देन इन्वेस्टर्स who had put it at once 12 months ago, और उनका रिटर्न एक्सपीरियंस इज रिलेटिवली inferior. तो those who can, and I would strongly suggest every down market try to increase some allocation to your normal SIPs. Yeah, fair. Because अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आइडियली आपका वो सेविंग परसेंटेज भी उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए, राइट? डेफिनेटली वो ध्यान में गोल, उसको हमको ध्यान में रखना ही चाहिए. अच्छा, ओके. तो अगर हम फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें, एंड हाउ कैन दीज फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स बिल्ड एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो?
राइट? बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं, राइट? लाइक जी। कि हम सारा एलोकेशन सिर्फ लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ कर रहे हैं. देयर माइट बी अ जनरल फीलिंग कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो थोड़े बोरिंग हैं and they may not generate enough returns, and that is what we have seen amongst a lot of youngsters today. जो youngsters हैं वो अपना जो equity investment शुरू करते हैं वो they want to start with sectoral thematic funds, and they think कि large cap investing, flexi cap investing boring है. So what is your view on this, and how would you guide the first time investors? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मार्केट से आप जो माँगते हैं, मार्केट आपको वो देता है। अगर आप एक्साइटमेंट माँगते हैं, तो एक्साइटमेंट मिलता है, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ माँगते हैं, तो भले ही उसमें एक्साइटमेंट कम हो, इट मे बी बिट बोरिंग, बट इट विल गिव यू व्हाट यू सीक्ड, व्हिच इज़ लॉन्ग टर्म वेल्थ। मेरा सजेशन बड़ा सिंपल है, कुछ एक्सट्रीम व्यूज़ ना लें। कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड जो वैल्यू या क्वालिटी इन्वेस्टिंग की स्ट्रॉन्ग साइड नहीं लेता है, जो एक गार्प फ्रेमवर्क, ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को जो भी फंड हाउसेस फॉलो करते हैं, उनके मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज यू आर एबल टू पार्टिसिपेट अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस मार्केट साइजेस, large cap, mid cap, small cap. So rather than taking side of large cap versus mid cap versus small cap, I would say flexi cap and multi cap is a way to go. And look for those kind of fund managers who don't take extreme views, either in terms of being only quality oriented or only value oriented, because ऐसे ये स्टाइल्स में एक लंबा पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस भी आता है, विच कैन बी पेनफुल फॉर एंड इन्वेस्टर्स. सो एक बैलेंस्ड अप्रोच वाले, गार्प फ्रेमवर्क वाले फंड्स को ढूंढें और फ्लेक्सी मिड कैप में इन्वेस्ट करें. Great. Yeah, I mean, I started my investments with a multi-cap fund, and I've been doing pretty well in that specific fund. To be honest, अब तो I'm बहुत साल sure, हो I'm गए. sure. Yeah. Yeah. Okay. So, Ashutosh, we always ask all our speakers this question कि we truly believe कि आप दूसरों की learning से बेहतर सीखते हैं, क्योंकि जी. जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, you may not repeat those same mistakes, right? So, can you tell us a little bit about your equity investing journey, and what would be your advice to, new investors entering the equity markets? And just, tell us about your journey. I think we'll be excited to know about it. So I actually started my career as an economist at JP Morgan. In 2007, I joined this firm, and I've seen growth from from more top-down oriented person to having a blend of rule-based investing. Now I manage few asset allocation strategies as well. दो चीज़ें आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू whosoever is watching this video. One is focus on asset allocation. I think that is a key. Don't go into the extreme. आपको आपका risk tolerance पता होना बहुत ज़रूरी है, because at the end of the day we are all emotional beings, and if you get into something which is not aligned to your your ultimate goal, and you take excessive risk at the wrong time, uh, you can jeopardize your longer term financial goals. More importantly, start early. I mean, if I have to give one message to my younger self, I would think initially मैंने खुद भी allocation equities में कम रखा, and I wish I would have increased looked at equity as a very very serious allocation at the start of my career. Then I would have perhaps performed better for myself. So focus on asset allocation. Don't get sucked into the fads which come now and then. Different kind of fads that you and I are aware of, and start early. And equity is an amazing and amazing asset class. You will only experience if you spend time in it, from medium to long term perspective. So that's the advice I can give from my No, experience. I completely, I'm completely with you on this, and I'm sure बहुत सारे investors जो अगर 10 साल 15 साल तक भी अपने equity portfolio को hold on करके रखेंगे, they'll probably thank you for this advice, because it is the most important thing for any investor investing in equity. I completely agree with you. Okay, so the last question. Uh, Sure. can you give us some book recommendations? Some books that we can read to learn more about equity markets. I think anything and everything what Howard Marks have written. There's a book called The Most Important Thing.
and he talks about many most important things, not one. But I think that is a basic book. Uh, and there is another book by Greenblatt called a Little Book That Beats the Market. If you have a bent of mind, which few of your listeners would have, they want to do it themselves. There is a book called What Works on Wall Street. It's a very old book, but it will give you an access to what has historically worked in the biggest market in the world, US, and there are some strategies which are also explained in that book. Simple strategies which investors can perhaps can take that into account and build something on their own for our market. So these two three books basically. Yeah, Yeah. great. So thank you so much, Ashutosh. It was wonderful talking to you, and I wish all the viewers had a great time listening to you. So thank you so much again for your time. Thank you. Thanks for having me. Wow, what a wonderful and knowledgeable session that was with Mr. Bhargav. I hope आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, and I hope you guys are eagerly waiting for the next one. तो मैं क्विकली जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये बोल रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिबाउंड करेगी, लेकिन काफ़ी डेवलपिंग इकोनॉमीज में रिसेशन हो सकता है. अगर हम इंडिया की ही बात करें कि इन द रीसेंट पास्ट इंडिया ने ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मिस्टर भार्गव सेज की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट कर रही थी वो अब खत्म हो चुकी हैं. और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इन टाइम्स टू कम इन द नियर फ्यूचर इंडिया भी जो है ग्लोबल मार्केट्स की परफॉर्मेंस को मैच करेगा. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या म्यूचुअल फंड्स में इतनी पोटेंशियल है कि वो बैंक FDs को मैच कर सके. तो मिस्टर भार्गव सेज कि अगर हम बैंक फिक्स डिपॉजिट्स देखें इंडिया में, दे आर 7 to 8 times द साइज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. और म्यूचुअल फंड्स में बहुत पोटेंशियल है ग्रो होने का, एंड दिस कुड बी अ वायबल ऑल्टरनेटिव इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद अ बैंक फिक्स डिपॉजिट. और ये हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि जो AMFI का इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव है म्यूचुअल फंड सही है वो काफ़ी सक्सेसफुल है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें एक सेक्टर में से एग्जिट करना है तो उसका सही टाइम क्या होना चाहिए. तो मिस्टर भार्गव सेज की सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में से में जो है टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आपकी जो सेक्टर वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशन या मार्केट वैल्यूएशन, then that's the right time for you to exit that sector and look for other sectors. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि for 3 years in a row जो passive funds हैं likes of index funds and ETFs वो बहुत फेवर्ड म्यूचुअल फंड्स हैं इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो स्पेशली इन द ईयर 2022. तो मिस्टर भार्गव सेज कि अगर हम एक्टिवली मैनेज फंड्स को देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अल्फा ओवर टाइम. लेकिन जो एक्टिव फंड्स हैं वो पैसिव फंड्स के साथ एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में को एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है लाइक इंडेक्स फंड्स, आपका जो टाइम होराइजन है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए बिकॉज इस टाइम होराइजन में दे हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड एन इन्वेस्टर्स वेल्थ ओवर टाइम. फिर हमने लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया. ना जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं वो लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विच इज द टॉप 250 स्टॉक्स listed on the stock exchange as per market capitalization. तो मिस्टर भार्गव सेज कि कभी कभार जो है लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एंड द अदर वे राउंड इज ऑल्सो ट्रू. तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो होते हैं दे आर गिविंग यू एक्सेस टू बोथ दीज कैटेगरीज, जिसकी वजह से एक जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न पोटेंशियल है वो थोड़ा बढ़ जाता है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो ELSS फंड्स होते हैं क्या वो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80C या फिर हमें दूसरे टैक्स इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए. तो मिस्टर भार्गव सेज कि अगर हम लंबे समय में देखें तो इक्विटी हैज़ द पोटेंशियल टू गिव बेस्ट रिटर्न्स. तो इसीलिए अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है अंडर सेक्शन 80C. लेकिन अगर आपको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपका जो टाइम होराइजन है वो लंबा होना चाहिए टू एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. उसके बाद हमने क्वांट फंड्स के बारे में डिस्कस किया. तो क्वांट फंड्स बेसिकली
ऐसे फंड्स होते हैं जो एक मॉडल पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करते हैं विच इज सजेस्टेड बाय एन एल्गोरिथम, एंड इसमें जो है ह्यूमन बायस बहुत कम हो जाता है। तो मिस्टर भार्गव सेज कि जो क्वांट फंड्स कैटेगरी है वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहती है, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो है वो 5 से 10% अपना एलोकेशन इक्विटी फंड्स का क्वांट फंड्स में दे सकते हैं। ये फंड्स जो है ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि दीज फंड्स लैक अ स्टोरी और अ नैरेटिव। तो इसीलिए अभी जो है ये फंड्स में काफ़ी निश इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर टाइम। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है अपना SIP अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं जब उनकी सैलरी या उनकी इनकम बढ़ती है। तो मिस्टर भार्गव सेज कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब मार्केट डाउनटर्न होता है दैट्स अ बेटर टाइम टू इंक्रीज योर SIP अमाउंट, क्योंकि तब आप जो है मार्केट्स में लोअर लेवल्स पे एंटर कर रहे हैं। फिर हमने मिस्टर भार्गव से उनके कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा इन इक्विटी मार्केट्स, एंड ही सेज कि अगर आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो असेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्सो कभी भी फैक्ट्स के पीछे नहीं भागिए, इक्विटी को टाइम दीजिए टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। फिर हमने मिस्टर भार्गव से कुछ बुक रिकमेंडेशंस भी मांगे, एंड ही सेज 2 books, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट and What Works on Wall Street are 2 good books to read about investment strategies. तो आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू आवर वंडरफुल स्पीकर। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.